आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यामिनी राय जी के बारे में। किनके बारे में? यामिनी राय जी के बारे में। देखिए, हम जो है क्रम से सीरीज़ को ला रहे हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में हम जो है तमाम आधुनिक कलाकारों को, बंगाल कलाकारों को हमने पढ़ा चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका एक प्ले लिस्ट बना है, तो आप उस आधुनिक कलाकारों के नाम से उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, तो यामिनी राय जी हैं। देखिए, ये लोक कला में फेमस थे। किस कला में फेमस है? ज़्यादातर ये लोक कलाकार थे। इनका जन्म जो होता है 1887 में और इनका मृत्यु होता है 1972 ईस्वी में। देखिए, तो ये देखिए, यही आपके यामिनी राय जी है। देखिए, एक बार आप लोग चेहरे को इनको देख लीजिए, यही यामिनी राय जी हैं। अब इनके बारे में अच्छे से लाइन बाय लाइन हम अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक शुरुआत में ही दशक में आधुनिक कला का जब ओरिएंटल अकादमी और मॉडर्न आर्ट के खानों में बटी हुई थी, तब यामिनी राय देशज तत्वों के कला के सृजन में एक नया आयाम गढ़ रहे थे। अब सोचिए कि उस समय गढ़ रहे थे जब उस समय ज़रूरत थी भारत के लिए। जहां अमृता शेरगिल ने भारतीय जनजीवन को लेकर करुणामय संवेदना की प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहीं यामिनी राय ने लोक कला में की अनुप्रेरणा को अपने साधन का क्षेत्र बनाकर कला जगत में एक नया आयाम दिखाते हैं। यामिनी राय पहले के कलाकार का नाम लिया गया है अमृता शेरगिल। ये जो भारत में उस समय जब लड़ाई लड़ रहे थे लोग, स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तो भारत में बेरोजगारी, भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो भूखमरी को लेकर इन्होंने बहुत सारा चित्र को बनाया था, जो समाज में दिखाया था। उसी तरह से यामिनी राय जी आए कि लोक कला को लेकर, जो हमारे जो हमारे गाँव देहातों में चलता है, लोक परंपरा बनी रहती हैं, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया। एक समय बंगाल शैली जब शिथिल हो ठहर गई, तब कला जगत की एक नई विधा की आवश्यकता हुई। उस समय यामिनी राय ने सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया। देखिए, कितना बढ़िया ये लोग कलाकार थे। आगे देखते हैं। बंगाल के तरुण चित्रकारों को रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरांत यामिनी राय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। यामिनी राय ने अपनी कला में लोक तत्वों व प्रत्यादर्शों के सफल समन्वय और अभिनव प्रयोग द्वारा कला को एक नई शैली दी, जो वो मूल रूप से आलंकारिक और मनमोहक थी। उन्होंने अपनी कला साधना द्वारा जहाँ कहाँ कला भंडार को समृद्ध किया। अपनी कला साधना के द्वारा कला को क्या किया? बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, या इसको स्टोरेज किया, ये कहिए। आगे देखते हैं। वहीं समसामयिकी कला में स्वदेशी व भारतीय की मांग को देश की धरती की कला से पूरी किया, जो उस समय देश की मांग थी कि क्या चीज़ हमें ज़रूरत होनी चाहिए। चित्रों की इसी मौलिकता को लक्षित कर 1950 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी के दौरान उनके चित्रों की समीक्षा करते हुए न्यूयॉर्क जो देश है, टाइम्स ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि एक नाम है न्यूयॉर्क टाइम, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिखे हैं कि इन सब चित्रकारों में यामिनी राय की एक ऐसी इकलौता चित्र है जिनके चित्रों पर पेरिस तथा अन्य किसी देश शैली का प्रभाव नहीं है। उनकी कला में अपनी निजी अदम्य और मौलिकता और अछूतापन जो मूलतः भारतीय था, वो पूरा भारतीय को ही लेकर आगे बढ़े थे। क्योंकि उस समय जो हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा डूब रही थी, जब स्वतंत्र भारत हो रहा था, तो उसी को लेकर ही आगे बढ़े थे। यामिनी राय का भारत जब आज़ाद हो रहा था, उसमें क्या, उसके पहले जो हमारी एकदम विविधता चारों तरफ से हाहाकार मचा था, लोग भूखमरी थे, लोगों की कला समाप्त हो गई थी, लोगों के अंदर जीने की उत्सुकता समाप्त हो गई थी। उस समय ये कलाकार आए थे। यामिनी रंजन राय का जन्म 11 अप्रैल सन 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ गांव के एक समृद्ध भरे पूरे परिवार में हुआ था। उनके पिता रामरतन राय जाने माने जमींदार एवं शिल्प प्रेमी थे। गांव में व्यतीत किए गए यामिनी राय के आरंभिक वर्षों पर उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। संथाल उनकी आदिम कला का काम करते हुए ग्रामीण हस्तशिल्प, प्राचीन जो अल्पना चावल की लेई से चित्रकारी तथा पटुआ चित्रकारों ने रूप एवं रेखा के प्रति उनकी प्रारंभिक रुचि जगाई। वे भी कुछ देखते और उनकी प्रकृतियाँ
लग जाते और घंटों समय वहाँ पे खोए रहते थे। आगे देखते हैं। कला के प्रति उनकी अभिरुचि देखकर उनके पिता ने उनको दाखिला कलकत्ता के प्रतिष्ठित कला विद्यालय में करवा दिया और 1903 ईस्वी में जब वे कलकत्ता कला विद्यालय में दाखिला हुए तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। इतने छोटे छोटे क्या है उम्र में लोग पढ़ते भी थे। कला गुरु अमरेंद्र नाथ के संगनिध में वे पाश्चात्य शैली में काम करना सीखना शुरू कर दी, परंतु यामिनी राय का मन यहाँ आकर व्यथित होने लगा और उनकी निजता दरकने लगी और बचपन में ही वे अपनी स्थानीय लोक कला को बनाते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। स्थानीयता में पहचान खोजने वाले व्यक्ति बन चुके थे। पर यहाँ की कला शिक्षा पश्चिमी की तकनीक और विचारों से आगे बढ़ती ही नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यामिनी राय को यह शिक्षा अनावश्यक लगने लगी, मतलब हम उसमें रुचि नहीं लगी, बेकार लगा उनको। उन्होंने डिप्लोमा लेने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी और डिप्लोमा लेने से पूर्व विद्यालय छोड़ने तक की उम्र इतनी फीकी पड़ गई थी, ध्यान दीजिएगा, इतनी फीकी पड़ गई थी कि वे जानने समझने लगे कि उनकी कला को कैसा होनी चाहिए, उनकी कला कैसी होनी चाहिए, किस विषय का होनी चाहिए। हालांकि कलकत्ता के कला विद्यालय में पाश्चात्य शैली में व्यक्ति चित्रों की एक कुशल चित्रकार बनकर ये निकले। आगे देखिए। इसी दौरान उन्होंने पश्चिमी तकनीक में बहुत कृतियाँ की रचना भी की, जिससे श्रेष्ठ उदाहरण माँ और शिशु इनका सबसे बढ़िया चित्र है, जो तैल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, तथा यशोदा और कृष्ण कपड़े पर टेम्परा इत्यादि है। इन नई खोज के इस कलाकार को पश्चिमी प्रभाव से अर्जित कला दृष्टि से संतोष न हुआ। पश्चिमी को मतलब यूरोपीय शैली को नहीं अपनाए थे। उनका मन बार बार एक ही तरह के विषय पर बरतने को कहता था कि किस तरह तकनीक को घिसते रहने से विद्रोह कर उठा। मतलब समझिए कि उनकी तकनीक ये थी कि हम भारतीय शैली को अपनाएं, भारतीय कला को अपनाएं, इसलिए पश्चिमी शैली को त्याग देते थे। सदैव उन्हें कला में मौलिकता और अपनी धरती के सौधेपन की अभाव खलता था, ठीक। और उनके शब्दों में एक तथ्य कहें कि मनुष्य जैसा है, ठीक, उसे वैसा ही चित्र किया जा चुका है, कैसे होगा इसकी कल्पना भी चित्रकार कर चुके हैं। पर मेरे मन में विचार आया कि उसे रंगमय क्यों न बनाया जाए। बचपन से ही कुछ नया पाने की धुन में लगे रहने वाले यामिनी राय को अचानक एक रास्ता दिखा जिसमें दुनिया को बदल डाले। वह रास्ता था कालीघाट के पटुआ कलाकारों का संपर्क। वर्ष 1921 ईस्वी की बात है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1921 ईस्वी की बात है कि जब वो अपने गांव बांकुड़ा पहुंचे तब वहां उन्होंने बंगाल के पट को देखा, जो घर में बनाते थे, पटचित्र कपड़ों पे बनाते थे लोग, छोटे छोटे, हर घर में बनता था ये चीज़ें उस समय। इन पटचित्रों के सशक्त रूपकारों और प्राथमिक तथा विशुद्ध रंगों के उपयोग ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया। तभी उन्हें अपने मन की शंका का उत्तर मिला कि एक बूढ़े पटुए से यामिनी राय बताते हैं कि उससे मैंने पूछा कि बाबा इन रंगों से कभी उबते नहीं? तो उसने स्नेह तरल मुस्कान के से कहा, यहाँ से होना चाहिए, कहा कि रंग की प्यास कभी नहीं बुझती बेटे। प्यास कि इस बात को मैंने अपने जीवन दर्शन मान लिया। भले ही मेरा प्रयास एक टिटहरी की भांत है, पर मानव की एक रंगमयता को अपनी तुलिका स्पर्श देने में मैं क्यों हिचकूं? और वस्तुतः इसी के लिए वह कभी हिचके नहीं। और इसके बाद वह बंगाल लोकतत्व जीवन प्रतीक और प्रत्याशी को लेकर प्रयोग करने में लग गए और अब तक जिस पश्चात शैली में काम करते आ रहे थे उसे बिल्कुल बंद कर दिए। वो पश्चिमी शैली को त्याग ही दिया, ऐसे समझिए। वे चाहते तो व्यक्ति चित्रों का चित्र करके अच्छा धन कमा करके साथ साथ अपने प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी विश्वास तो सर्वस्त्र देखकर ही सर्वस्त्र प्राप्त किया जा सकता है। मैं था, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वे प्रयोग में लगे। और प्रयोग तो समय के साथ और साधना, समय और साधना चाहता है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं
आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या देनी होती है? समय देनी होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर आप समय नहीं देंगे, टाइम नहीं निकालेंगे पढ़ने के लिए, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। ये बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक, आगे देखिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, सब में आपको समय देना मस्ट है। मितव्यता के साथ सपाट रंग और सीमित रेखाओं के उपयोग को लेकर वह दसों वर्षों के प्रयासों के बाद कहीं वह अपनी शैली को विकसित कर पाएँ। उनकी विकसित इस शैली में बंगाल की लोक प्रचित्र से अनुप्राणित रूपकार या अभिप्राय मोटिफ और उनकी सरल सहज ठीक प्रस्तुति संयोजन की सादगी, रंग मतलब बहुत सिंपल रंगों का और विशुद्धता एवं ताजगी के साथ अनुकृतियों के प्रत्यक्ष प्रकटीकरण तथा भावों के तीव्र संप्रेषितता विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सजग रहते हुए अपने अंदर की वास्तविकता को सुदृढ़ और अलंकृत ढंग से चित्रित किया और उन्होंने अपनी अभिनव प्रयोगों द्वारा उन अमूर्त प्रतीकों का सृजन किया जिनका रूप विधान समसामयिकी और आधुनिकता तथा अनुभूतियों को लेकर में विशुद्ध रूप दे सकता था। उनके चित्रों का रूप विधान निजी था, जिससे बंगाल की धरती की महक थी। इस काल के बनाए उनके चित्रों में संथाल महिला, माँ, शिशु व कृषक आदि प्रमुख है। कलकत्ता की इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट, ध्यान से पढ़िए एक लाइन, सोसाइटी ऑफ आर्ट, ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी माँ और शिशु चित्र को गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने वहीं पर खरीद कर यामिनी राय की इस शैली का सम्मान प्रदान किया और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की कथानुसार उनके चित्रों के रूप और भावों के रूप भारतीय धरती की देन है। उनकी कला उनकी मनोभूमि से स्वाभाविक रूप से जन्मी और संवर्धित हुई। बंगाल शैली परंपरा के चित्रकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के शब्दों में, आरंभ में बंगाल शैली परंपरा का निर्वाह करने वाले यामिनी राय ने एक समय सभी को चमत्कृत कर दिया जब वे बंगाल शैली से पूर्णतः विमुख होकर लोक चित्रों में अपने चित्रों का सृजन करने लगे और भारतीय लोक कला को विश्व मंच तक ले जाने का एक हद कामयाब कर गए। तो एक भी लाइन छोड़ेंगे तुरंत कहानी टूट जाएगी आप। उन्होंने संथालों के जीवन का गहरा अध्ययन किया और कालीघाट के पटुआ कलाकारों के काम को नज़दीकी से देखा। गांव के कुम्हारों, बुनकरों, गुड़ियों तथा खिलौनों बनाने वाले आदि की कृतियों को देखा, समझा व रेखांकित किया। बंगाल के कांथा और अल्पनाओं के गुणों को आत्मसात किया तथा भारतीय परंपरा में रची बची अस्तिमाओं को छवियों से नाता जोड़कर कला के जीवन की कला बनाया, जिससे अपने देश की मिट्टी को गंध के साथ वह स्पंदित जीवन भी इन्होंने पूरा कर ली। आगे देखते हैं। यामिनी राय को अपनी इस नई शैली को विकसित करने का दौरान अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा और इसके लिए उन्होंने अपने मकान और ज़मीन दोनों बेचनी पड़ी। देखिए, अगर कोई आगे बढ़ा है तो बहुत ही कठिनाई से आगे बढ़ा, इस बात को आपको ध्यान देना होता है। आगे देखते हैं। वर्षों तक केवल आय और गुड़ पर दिन गुजरने पड़े। उन्होंने एक साक्षात्कार मतलब अपने एक बोल में या कहिए किसी के सामने अपना व्यक्त किया। प्रसिद्धि कला समीक्षक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल से कहा था कि मेरी आप बीती दुखद पूर्ण है। मैं बाग बाजार के जिस मकान में 25 वर्ष से रहा उसमें से मुझे निकलना पड़ा। यह सिलसिला मुझे चित्र बनाने का, और मेरे एक पुत्र था, चित्रकार था, उसने बड़े परिश्रम से एक चित्र बनाया और उसकी प्रदर्शनी में रखा। उसका मूल्य 15 रुपया मिला। इस दुख को वह सहन नहीं कर सका और गांव में जाकर उसने विष खा लिया और अपने जीवन का अंत कर डाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में यामिनी राय अपने काम में जुटे रहें और कला के लिए आराधना सी पवित्र रही। कला के साथ उन्होंने कभी कोई व्यवहारिक पहलू नहीं जोड़ा
न ही कभी समझौता किया। जब पैसे न रहे तो 4 पैसे की मिट्टी की रंग खड़ियाँ, रामरज, गेड़ू आदि खरीद कर टाट फटी पुरानी धोतियों पर गोबर का लेप पर कैनवास बना लिया और उस पर चित्र बनाया। और यामिनी राय का कहना था कि अपने चित्रों के द्वारा एक चित्रकार अपने अंदर के निहित सत्य को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यामिनी राय ने लगभग 1 दशक के अपने अथक परिश्रम और सूझबूझ इस शैली का विकास किया, लेकिन शैली के विकसित होते ही वह संतुष्ट होकर नहीं बैठे, बल्कि सन 1928 इसे छोड़कर वह आगे बढ़ गए। उन्होंने सपाट रंगों के प्रयोग को छोड़ रेखांकन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही कागज पर काली रेखाओं के योग से पशुओं के अनगिनत रेखा प्रधान बनाए और अकेले इस कलाकार ने भारतीय पशुओं के जितने रेखांकन किए उतने ही किसी दूसरे कलाकारों ने नहीं किया। कहा जाता है कि यामिनी राय का खोजी मन यहाँ भी नहीं रमा, वह इससे आगे बढ़ और रेखांकन चित्र को सपाट रंगों की तकनीक से समन्वित कर अभिनव शैली का विकास किया। उन्होंने पटचित्र, लोक खिलौने, प्रयुक्त आकार तत्वों को अपनाकर अपने अभिप्रायों को सशक्त मोटी रेखाओं से घिरा हुआ अंकित किया और 1931 ईस्वी में निजी स्कूल में संथाल जनजातियों का बहुलता से अंकन किया। इसी दौरान संथाल महिलाओं तथा संथाल बालक ड्रम बजाते हुए इतिहास चित्रांकन किया। वर्ष 1937 ईस्वी के बाद उन्होंने कई वर्षों तक अपनी तुलिका से ईसा मसीह के जीवन को भारतीय रंग रेखाओं परंपराओं चित्रित करते रहे। इसी तरह के उनके चित्र में ईसा मसीह का अंतिम भोज और क्रूसिफिक्शन, ईसा को सूली इत्यादि का चित्र उन्होंने बना डाले। और देखिए 1929 ईस्वी में से 1936 ईस्वी तक लाहौर में स्कूल ऑफ आर्ट में निदेशक पद पर कार्य करते रहे और इसके पश्चात सन 1929 से 1947 के बीच वे लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निदेशक रहे और भारत विभाजन के पश्चात वे दिल्ली चले गए और वहाँ भावेश चंद्र सन्याल, धनराज भगत, प्राणनाथ मांगे, कंवल कृष्ण आदि के साथ दिल्ली शिल्पी चक्र 25 मार्च 1949 को स्थापित किया। और क्या होता आगे देखिए, मतलब स्थापना में क्या की, वे सहयोग किए। वर्ष 1940 ईस्वी के बाद उन्होंने बिल्लियाँ, केकड़ों, मछली, लोमड़ी, हाथी के आदि का चित्र बनाए। यामिनी राय के चित्र प्रमुख विषय लोक जीवन ही रहा। उनके अलावा उन्होंने कुछ चित्रों में परंपरागत विषयों को भी शामिल किया और उन्होंने अपने विषयों को बार बार दोहराया, लेकिन इसके साथ ही नए विषय को लेकर उसके हृदय में आत्मा को उतारने का प्रयास किया। उन्होंने बार बार रूपकारों को बनाया और बिगाड़ा और यह अंतिम समय में फिर एक बार सरल और सीमित रेखाओं को सपाट रंगों, आगे देखते हैं, सपाट रंगों पर लौटे तथा मिट्टी की काष्ठ मूर्तियों की रचना। कालीघाट पटचित्र के अलावा उनके चित्रों अन्य लोक शैलियों के साथ विष्णुपुर के जोर बांग्ला मंदिर की पकाई मिट्टी के फलक, टेराकोटा टाइल का भी प्रभाव पड़ा। यामिनी राय ने अपने चित्रों को ज़्यादातर टेम्परा पद्धति में बनाया, जिससे कपड़े, टाट इत्यादि पर अधिकांश सपाट रंग, सरल आकार, लयात्मक रेखांकन तथा चमकदार रंगों का प्रयोग मिलता गया। अधिकांश रूप से खनिज तथा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया और रंगों में उन्होंने 7 रंगों का अधिक प्रयोग किया था, जो भारतीय लाल, गेरू पीला, भारतीय नील, रामरज नीला, हरा, स्थानीय पत्थर भूरा, जलोढ़ मिट्टी, सफ़ेद और सिंदूरी। ठीक, आगे देखते हैं। कैनवास को वो घर पर कते धागे से, कह रहा है कि कैनवास को वो घर पर कते धागे से तैयार कपड़े पर जलोढ़ मिट्टी तथा गोबर के घोल को पोत करके तैयार करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। यामिनी राय ने भारतीय शैली की प्राचीन और समसामयिकी कला प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था और मध्ययुगीन यूरोपीय इंस्टॉलेशन कथानक चित्र की प्रवृत्ति को गहराई से समझा और परखा था। इसीलिए उनके चित्रों को गंभीरतापूर्वक देखने पर सुहरावर्दी अनुसार ज्ञात होता है कि यामिनी राय ने पिकासो की ग्रीक पीरियड जैसे रेखाओं को शास्त्रीय शुद्धता को अपनाकर लोक शैली की विरासत को रूपांतरित किया और एक हरे रंग की रेखाओं का प्रयोग कर तथा अन्य दूसरी आकर्षित विधियों को अपनाकर समृद्ध किया। और इसी प्रयोगशीलता और मौलिकता के कारण कुछ लोग विद्वानों ने यामिनी राय के भारत को पिकासो कहकर भी संबोधित किया है। इनको
पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। यामिनी राय के चित्रों में रोनाल्ड की रेखाएं तथा मुग्दियानी की प्रत्यादर्श की प्रवृत्ति को भी वह देखा जा सकता है। कुछ मनमज्ञों के मतानुसार यामिनी राय के प्रारंभिक चित्र अमेरिकी चित्रकार बिस्लर के चित्रों से बहुत मिलते जुलते हैं और रंग योजना को माने तो चित्र में गहराई, प्रदर्शन और उभार की तुलना सेजान से सफलतापूर्वक की जा सकती है। सौंदर्यांकन में उनके चित्र वान गोगों के समक्ष तथा भाव और आकर्षण समावेश डेरियन के समकक्ष ठहरते हैं। फ्रांसीसी कला समीक्षक ए हर्वे मेंसिया ने महान कलाकार की श्रेणी में रखते हुए उनकी तुलना मातिस से भी की थी। हेनरी मातिस जो बहुत बड़े कलाकार भी थे, उनसे की थी, हेनरी मातिस से। यूरोप के कई कला समीक्षकों ने उन्हें भारतीय कला का पैगंबर किया। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कला का पैगंबर भी इन्हें कहा जाता है यामिनी राय जी को। एक एक चीज़ इसमें से आपको बेहद इंपॉर्टेंट लाइन साबित होगी। यामिनी राय का तरुण चित्रकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उसने प्रभावित होने वाले चित्रकारों में सुनील माधव सेन, शीला वोडेन, पी.एस. नरसिंहमूर्ति, ए.पी. राजू के निवासलू के नाम उल्लेखनीय हैं। यामिनी राय के चित्रों की मांग बाजार में शुरू होनी बढ़ गई। उनके प्रारंभिक चित्र तत्कालीन बंगाल की गवर्नर की पत्नी मिसेस मैसी ने बड़ी संख्या में खरीदे और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जब कलकत्ता में अंग्रेजी सिपाही की छावनी बना तब यामिनी राय के चित्रों की मांग बेहद बढ़ गई और इसी मांग को पूरा करने के लिए यामिनी राय ने अपने चित्रों की एक स्टूडियो खोला और अपने कतिपय शिष्यों से कमोबेश उसी शैली में अपने चित्रों को प्रकृतियाँ तैयार करवाई और वस्तुतः यह एक ऐसी गलती थी कि उसकी कीमत उन्हें बाद में चुकानी पड़ी। केवल शैली किसी चित्र की कलाकृतियाँ नहीं बन सकती। कलाकृतियों के पीछे हर एक रचनाकार की पूरी अनुभूति रहनी चाहिए जो इन प्रकृतियों में नहीं थी। अपने चित्रों की प्रतिकृतियों कराने यामिनी राय के लिए बहुत बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ। कहने का मतलब अगर हम कोई चीज़ बनाकर हमारा सफलता मिल रहा है तो सेम जब कॉपी बनाएंगे तो वो भाव उसमें नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत हानि सहनी पड़ेगी। यही बात इनके साथ हो रहा है। यामिनी राय को कला में योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान से अलंकृत किया गया और 1954 ईस्वी में यामिनी राय को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कलाकार बने। किससे पद्म भूषण सम्मानित करने वाले पहले कलाकार। 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें रत्न सदस्यता फेलोशिप देकर उनका सम्मान को बढ़ाया था। ठीक है, और ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रत्न सदस्यता पाने वाले भी वो प्रथम कलाकार माने जाते हैं। रत्न सदस्यता पाने वाले प्रथम कलाकार के नाम से भी ये फेमस हुए थे। ठीक, आगे देखिए, कर आगे की राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यामिनी राय के 20 चित्र सुरक्षित हुए। पक्षी के साथ कपड़े पर टेम्परा, लोहार प्लाईवुड पर तैल रंग, ढोल वादक कपड़े पर टेम्परा, क्रॉस के साथ ईसा कपड़े पर टेम्परा, ईसा सूली पर कपड़े पर टेम्परा, ईसा मसीह व बालक कपड़े पर टेम्परा, 3 पुजारिन कपड़े पर टेम्परा, मदर एंड चाइल्ड कैनवास पर टेम्परा, ये कैनवास पर मदर एंड चाइल्ड है, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण बलराम कैनवास पर, बंगाली स्त्री कैनवास पर, बाघ रागिनी कैनवास पर और कैनवास पर टेम्परा और मिस्त्री की उड़ान कपड़े पर टेम्परा और माँ और शिशु कैनवास पर, संथाल वाला कैनवास पर, पक्षी जो है कागज़ घर टेम्परा, बिल्ली और झींगा कागज़ पर, काला घोड़ा कागज़ टेम्परा पर। और आगे देखिए क्या क्या करते हैं। सांड का चित्र इन्होंने बनाए थे किस पे, कागज़ पर। यशोदा और कृष्ण कपड़े पर टेम्परा, संथाल कन्या प्लाईवुड पर टेम्परा। वहीं राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में यामिनी राय के 4 चित्र, घोड़ा, ठीक है, जो टेम्परा माध्यम में, और 2 काली बिल्लियाँ टेम्परा माध्यम में, माँ और शिशु टेम्परा में और संगीत टेम्परा में, तथा इलाहाबाद संग्रहालय में 3 चित्र इनके मिले, बीड़ी श्रृंगार यशोदा और कृष्ण टेम्परा तथा हाथ में कप लिए हुए स्त्री सुरक्षित है, ये वहाँ पर इनके पाए जाते हैं इलाहाबाद संग्रहालय में। आगे देखते हैं। यामिनी राय के अन्य महत्वपूर्ण चित्रों में बाउल साधु, रामायण, कृष्ण लीला, रथ यात्रा, भेंट, बैठी हुई महिला, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर के और गांधी, राम भक्त हनुमान, दिल्ली 3 युद्ध, नीला, बालक, प्रार्थना, कृषक, राम लक्ष्मण और सीता, गोपिनी, कृष्ण और गोपी, बाउल ग्रुप, 3 पुजारिन, किंग ए क्वीन, मैं
का भोला भाला, हैंड ऑफ संथाल, तीन औरतें इत्यादि इनकी फेमस चित्र थी। वास्तव में अगर देखा जाए ठीक, तो पश्चिमी कला समीक्षक के मूल्यांकन के बाद कहीं भारतीय समीक्षक और कला प्रेमियों का ध्यान आया तो यामिनी राय का। इसी तरह पश्चिमी कला जगत द्वारा मान्यता के देने के पश्चात यामिनी राय और अधिक उपेक्षित पाना संभव नहीं रहा। उनकी गांव, गोठ और घर आंगन की कला अब अभिजात्य वर्गीय कला के स्तर पर प्रतिष्ठित हो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने लगी। और यामिनी राय के शब्दों में, मैं गांव का एक आदमी कलकत्ता में आकर चालाकी सीख गया। वह गांव की आंख तो चली गई। अपने बारे में इतनी स्पष्ट बात कहने वाले यामिनी राय अपने जीवन और कला में सीधे क्या सच्चे और कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सेकंड। कहने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा प्रचार व प्रसार से दूर रहें। वह कभी भी दर्शक के सामने नहीं आए। उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी स्वयं कभी नहीं की, बल्कि दूसरों ने की। और गांव की आंख बदल गई, मगर फिर भी वह शहर की चालाकी नहीं सीखे। इसीलिए इन्हें हर दर्ज की गरीबी लगी, तंगी, भूखमरी सहनी पड़ी। फिर भी यामिनी राय के लिए कला सब कुछ रही। इसी के लिए वह कई दशकों तक 8 से 8 और 12 से 12 घंटे तक काम करते रहे। उनका विश्वास था कि वह अपने काम के द्वारा ही जिंदा रहेंगे और किसी और तरीके से नहीं। और यही सही है कि आज अपने काम की वजह से जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अपनी धुन के पक्के और काम में मगन करने वाले यामिनी राय सच्चे कला साधक थे। और चित्रों को प्रदर्शन करना तो दूर, जब वह उनके चित्र खरीदने लगते थे तो उनको महसूस होने लगा था कि उन्हें सजा दी जा रही है, उनके नसीब में कुछ गड़बड़ है। वह 45 वर्ष की स्वानु दुर्बलता में इस प्रकार पीड़ित हुए कि उसके बाद शहर से कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा सके और भीड़ भाड़ और मंच पर तो कभी गए ही नहीं। अस्वस्थ के बीच 85 वर्ष की उम्र में मूर्धन कलाकार 24 अप्रैल 1972 ईस्वी को कलकत्ता में निधन हो गया। और लंबी साधना करने वाले महान कलाकार की भौतिक उपस्थिति चाहे अब न रहो, परंतु उनकी कृतियों के जरिए यामिनी राय भारतीय आधुनिक कला में अपनी नमोन्वेषी प्रतिभा और नवाचार के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और स्थिति चाहे जो भी रही हो, हमेशा सदैव याद रखनी चाहिए कि यामिनी राय पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लोक कला में प्रमुखता से तथा सृजनात्मक ढंग से उस समय अपना था जब ज़्यादा कलाकार विदेशी कला शैलियों के प्रति अपना प्रेम दर्शा रहे थे। वस्तुतः यामिनी राय कला जगत में ऐसा नाम है कि मौलिकता और अकेलेपन के लिए पथरीली धरती की छाती फोड़कर नागफनी की तरह उग आई। आगे देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और जमाने की उपेक्षाओं ने अपने कई कोर कसर नहीं छोड़े। फिर भी वह किसी परवाह किए बगैर आस्था और लगन से अपनी राह पर आगे की तरफ बढ़ते चले गए। और देखते हैं। यामिनी राय के कृतज्ञ व्यक्तित्व पर आधारित फिल्म पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर, ध्यान दीजिएगा, पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर शीर्षक 1990 ईस्वी में देवदत्त राय ने बनाया था। इस फिल्म में उनके चित्र के चटक रंगों और भाव भंगिमाओं के प्रयोग को सुंदर तरीके से फिल्माया गया। ठीक, तो आपको ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। और जो वीडियो देखे हैं इसमें एक एक लाइन कहानी बाई कहानी आप पढ़ लीजिएगा, ताकि कहीं से भी इनके प्रश्न आता है यामिनी राय से तो आप सही मारकर चले आएँ। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए।